हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और आ गई हूँ आपके लिए आज के जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट लेक्चर लेकर। और आई होप आपको काफ़ी कुछ इस चैप्टर में समझ आया होगा। तो आज हम करने वाले हैं उसी का L18 और चैप्टर को दी एंड करेंगे इसके साथ और नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि भाई 12th तो ठीक है, 11th जो है उसका सिलेबस बहुत लेंदी है ना, थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा बहुत। चलिए तो चैप्टर फ्लो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की, जो आपकी बुक से भी हैं और कुछ एक दो एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ये आपकी बुक से है। बुक में आपके फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद अंतर वाला दे रखा है, और मैं फिर से कहूंगी कि अंतर वाली एक क्लास जो है मैंने ऐप पर डाल रखी है, वहां पे आप जाके सारे अंतर को, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है कुछ बुक वाले भी हैं, वो सारे अंतर जो पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में वो मैंने डाल दिए हैं। एक उसमें एक यहाँ पे आ जाएगा, एक दो, उसके बाद एक मैंने जो है होमवर्क सॉल्यूशन यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी जो 4th पार्ट है वहाँ पे भी कुछ शॉर्ट वाले यानी लघुत्तरात्मक और लॉन्ग वाले कुछ आंसर्स डाल दिए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव नहीं लिए। 4th पार्ट में मैंने ऐसा किया है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के। तो जब भी डलेगा आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। चलिए, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में अंतर पूछा है, मतलब मृदुत्तक और स्थूल कोणोत्तक में आपसे जो है अंतर पूछा है। मैंने आपसे कहा था कि हिंदी और इंग्लिश ध्यान रखो, आपकी देखो बुक के पीछे ही इंग्लिश में लिखा हुआ है पैरेन्काइमा और क्लोरेनकाइमा, इसीलिए आपको हमेशा से मैं कहती हूँ कि हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान रखा करो बस, ठीक। तो ये मृदुत्तक और किसमें, स्थूल कोणोत्तक में फर्क पूछ रहा है आपसे। ये हमने उस वाले जो क्लास है, स्पेशल क्लास जो मैंने अंतर वाली ली है, उसमें नहीं लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे लेना था। चलिए, मृदुत्तक यानी पैरेन्काइमा और स्थूल कोणोत्तक यानी कि कोलेनकाइमा। सबसे पहली जो, तो इनकी समानता ही है, अंतर नहीं है पहला वाला। तो यह एक सरल उत्तक है जिसकी कोशिकाएं स्थायी तथा जीवित होती है। इधर स्थूल कोणोत्तक भी ऐसा ही होता है, यह भी एक सरल उत्तक होता है, इसकी कोशिकाएं स्थायी व जीवित होती है। अगर आपको ध्यान है तो मृदुत्तक कोशिकाएं हम कुछ ऐसी बनाते हैं, 8 वाली जो मैं बनाती हूँ, और स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं हमने कई प्रकार की बनाई है। किसी में तो ऐसे बाउंड्री बनाई है, किसी में हम बोलते हैं कि एंगुलर होता है, तो यहाँ पे लिग्निन का जमाव होता है ना। एक लैमिलर भी बनाई है हमने स्टार्टिंग में जब स्थूल कोणोत्तक देखा था। तो ये कई प्रकार की है, ये सभी पादप अंगों में पाई जाती है। भाई मृदुत्तक तो हमने कहा सबसे कॉमन टाइप का उत्तक है, सब में मिलेगा आपको, चाहे कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा हो ना हो, मृदुत्तक के बिना तो पादप बन ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट कोशिका जो है पादप की वही मृदुत्तक है। ये सिंपल ऐसी बनाते हैं आप कोशिका जनरली, वो मृदुत्तक ही होती है, ठीक। ये द्विबीजपत्रियों के वायवीय भागों में मिलता है। याद करो जरा कि जब हम द्विबीजपत्री का हम जड़ बना रहे थे या तना बना रहे थे, तो हमने अधस्त्वचा जो बनाई थी, है ना, अधस्त्वचा में हमने कहा था कि यहाँ पे स्थूल कोणोत्तक या दृढ़ोत्तक होता है। अब आप ये मत बोलना कि आपने वहां पे दृढ़ोत्तक बोला था, मैंने हर बार बोला है कि ये जो अधस्त्वचा है वो स्थूल कोणोत्तक की भी हो सकती है और दृढ़ोत्तक की भी हो सकती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, लेकिन रहेगी ऐसी, क्योंकि आपको पता है दृढ़ोत्तक में भी लिग्निन का जमाव होता है और स्थूल कोणोत्तक में पेक्टिन या सुबेरिन का जमाव होता है, सेल्यूलोज का, ठीक। तो ये ऐसी बनाई थी हमने। तो ये द्विबीजपत्री के जो वायवीय भाग होते हैं, यानी कि तना है, जड़ में तो फिर भी आपको नहीं मिले या मिले, किसी में मिल सकती है किसी में नहीं, लेकिन तने में हम बनाते हैं बाहरी त्वचा के बाद अधस्त्वचा, और फिर हम सामान्य वल्कुट बनाते हैं पैरेन्काइमा का। याद आ रहा है कुछ पुरानी कहानियां। चलिए, और अंतर क्या है हमारे पास, हमारे पास फिर अंतर है कि ये प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही प्रकार के उत्तक होते हैं। मतलब कि पहले जो उत्तक बना है, अब हम पढ़ चुके हैं पूरा प्राथमिक वृद्धि द्वितीयक वृद्धि, है ना। प्राथमिक उत्तक वो जो पौधे की शुरुआत से बनता है, और द्वितीयक वृद्धि के बाद सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो उत्तक बनता है उसको द्वितीयक उत्तक कहते हैं। तो भाई ये दोनों में बनता है, प्राथमिक वाले में भी मिलेगा आपको मृदुत्तक, और अगर द्वितीयक वृद्धि हो रही है तो उसमें भी आपको मिलेगा। तो दोनों ही प्रकार के उत्तक होते हैं, ये सिर्फ प्राथमिक होते हैं। मतलब अगर द्वितीयक वृद्धि हुई है तो द्वितीयक वृद्धि में स्थूल कोणोत्तक नहीं बनता,
द्वितीयक वृद्धि आपको पता है ना, एधा से होती है। एधा में क्या बनता है, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। जाइलम बन रहा है मतलब कि जाइलम में जाइलम रज्जुतक भी तो होता है, तो ये बन रहा है। लेकिन क्या जाइलम में स्थूल कोणोत्तक होता है, नहीं होता। फ्लोएम में स्थूल कोणोत्तक होता है, नहीं होता। तो ये तो द्वितीयक वृद्धि में कभी बनेगा ही नहीं। द्वितीयक वृद्धि में तो सिर्फ जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। और अगर हम कार्क एधा की भी बात करें तो उसमें द्वितीयक वल्कुट बनता है, वो फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म की भी बात करें तो उसमें भी मृदुत्तकीय कोशिकाएं बनती है। स्थूल कोणोत्तक जैसा कुछ नहीं बनता, ठीक है। इसलिए ये स्थूल कोणोत्तक सिर्फ प्राथमिक फॉर्म में आपको मिलेगा, जब पौधा बन रहा होता है या ग्रोथ कर रहा होता है, उसी स्टेज पे जो बन गया, अब नहीं बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। हाँ, इसका उल्टा मीनिंग ना निकाले, है ना, कि बन गया जो बन गया, मतलब कि अगर ये नष्ट हो रही है तो बनेगी विभाजन से, लेकिन द्वितीयक वृद्धि में नहीं बनती। मतलब नए टाइप का कुछ और नहीं बनेगा कि बाहरी त्वचा के नीचे भी अधः स्थूल कोणोत्तक है, फिर द्वितीयक वृद्धि हो रही है तो केंद्र में भी स्थूल कोणोत्तक बन गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जहां है वहीं। इसकी कोशिकाएं गोल, अंडाकार, बहुभुजीय व समव्यासी होती है। ये तो वर्ड पहले भी आ चुके हैं, या तो गोल होगी, अंडाकार यानी कि ओवल शेप, बहुभुजी यानी कि ऐसी भी हो सकती है, और समव्यासी होगी। अगर गोल होगी तो समव्यासी होगी, जिसका व्यास समान होता है, ठीक। कोशिकाएं बेलनाकार, बहुभुजीय और प्रायः लंबी होती है, ठीक है। ये हमेशा बहुभुजीय होगी ऐसी, यहाँ पे हम अभी बना के भी बताई थी ऊपर वाले में, ठीक है। प्रायः लंबी होती है मतलब कि लेंथ ज्यादा होती है, इनकी लेंथ नहीं होती है। तो गोल होगी या छोटी सी, मतलब बस ऐसी गोल हर तरह से। अंडा कितना लंबा थोड़ी होता है, अंडा नहीं होता ना, ठीक। कोशिका भित्ति पतली होती है इनकी, क्योंकि मृदुत्तक की कोशिकाओं के कैरेक्टर हमने पढ़े हुए हैं स्टार्टिंग में, पतली भित्ति होती है। इनकी भित्तियां मोटी होती हैं स्थूल कोणोत्तक की। क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्या जमा हो रहा है, पैक्टीन और सेल्यूलोज और सुबेरिन का जमाव होने लग जाता है। ये बना रहे हैं ना मोटी भित्ति, है ना। लेमिनर वाली बनाएंगे तब भी मोटी बनाते हैं, क्योंकि इनमें जमाव होता है इधर इस तरह का, तो भित्ति मोटी हो जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शेषव, शेषव का मतलब, शेषव समझते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना हमारे में, है ना, जो अभी अभी जन्मा बच्चा हुआ है, साल भर का जो बच्चा है या उससे छोटा है, उसको हम बोल देते हैं शेषव। तो ये तना बोल रहा है, मतलब कि ऐसा तना जो अभी अभी ही बना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब अगर वो फ्यूचर में पेड़ बनने वाला है तो अभी वो छोटा सा पौधा ही है, ठीक है, बना, अभी तुरंत बना हुआ तना कि अनुप्रस्थ काट यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस, जो कि हमने किया भी है प्रैक्टिकल में, ठीक है, का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। करा है हमने, लेकिन हमने कौन सा किया है, द्विबीजपत्री का किया है, ठीक है। एक बीजपत्री हमने नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था मैम, क्योंकि अभी सीजन नहीं है एक बीजपत्री का। मक्का जरूर मिल रहा है, लेकिन मेरे आसपास कहीं मक्के के खेत नहीं थे, ठीक है, और गन्ना वन्ना भी, चावल वावल भी आसपास कहीं नहीं था, तो मैं एक बीजपत्री नहीं बता सकती थी। क्योंकि ये बात हमें पता है कि हमारे चारों तरफ मैक्सिमम जो है वो द्विबीजपत्री ही मिलते हैं। आप कैसे, ये भाई बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के अंदर पीछे की तरफ दे रखा है, मैं बताती जा रही हूँ, वो भी बुक में था। आप कैसे पता करेंगे कि यह एक बीजपत्री तना तथा द्विबीजपत्री तना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसीलिए मैंने इसकी लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं बदला, इसको एप्लीकेबल क्वेश्चंस बोलते हैं, जहां पे आपका माइंड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। द्विबीजपत्री तना है, इसके कारण बताइए। अब आपको तना दे दिया है, बोला है पहचान कौन। ये डिफरेंस मैंने आपको बताया ना कि एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने में कैसे फर्क करेंगे। जरा जल्दी से एक दो लिख के बता दो, एक बार मैं ओरली बता दूं। सबसे पहला तो हमें क्या देखना है भाई, सबसे पहला तो वल्कुट जो है वो द्विबीजपत्रियों का तो डिवाइड होता है अंतस्त्वचा में, परिरंभ में, है ना। एक बीजपत्रियों का नहीं होता। एक बीजपत्री में सवन बंडल बिखरे बिखरे रहते हैं, द्विबीजपत्री में सवन बंडल एक वलय के रूप में रहते हैं। एक बीजपत्री में जो वल्कुट है उसी के अंदर 6 से अधिक सवन बंडल जो है वो पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री में 2 से 6 के बीच में होते हैं, मतलब 6 से कम होते हैं। ये बेसिक 3 चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए तने के बारे में, ठीक है। बाकी उसमें द्विबीजपत्री में आपको अधस्त्वचा मिल जाती है,
एक बीजपत्री में अधस त्वचा नहीं भी हो सकती है या होती ही नहीं है मैक्सिमम में, कभी कभार मिल गई तो बात अलग है। इनमें आपको मज्जा मिलती है द्विबीजपत्रियों में, एक बीजपत्री में मज्जा होती ही नहीं है क्योंकि वल्कुट डिफरेंशिएट ही नहीं है, सब कोशिकाएं एक जैसी दिखती है। ठीक, ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने ओरली बताया, अब टेबल फॉर्म में देख लो। अब हमें इसे लिखना कैसे है, हमें एक बीजपत्री के लक्षण बता देने और द्विबीजपत्री के लक्षण बता देने कि भाई अगर हमें तना मिला तो अगर हमें ये लक्षण मिले तो ये एक बीजपत्री है और ये वाले लक्षण मिले तो ये द्विबीजपत्री है। ऐसे ही लिखेंगे इसको क्योंकि हमसे पूछा है कि आप कैसे पता करेंगे, तो लक्षणों के आधार पर पता करेंगे जो मैंने अभी बोले। चलो, शेषा तने की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करके निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर, अभी जो हम तथ्य देने वाले हैं, अभी जो हम लक्षण देने वाले हैं, उसके आधार पर एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री की पहचान की जा सकती है। था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के लक्षण लिखने थे, लेकिन घुमा दिया है। ठीक है, चलिए, ऐसे ही होते हैं बुक के पीछे के क्वेश्चन, सब हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते, हमें लगता है मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक बीजपत्री तने की शारीरिक लक्षण। ठीक, पहला क्या है, बाहरी त्वचा रोम अनुपस्थित होते हैं। बाहरी त्वचा पर जो रोम पाए जाते हैं वो क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। किसी किसी पे हो सकते हैं, जैसे गन्ना आप देखोगे तो गन्ने पे आपको नहीं मिलेंगे, भुट्टा आप देखोगे भुट्टे पे नहीं मिलेंगे, है ना, लेकिन रेयरली किसी में आपको बाहरी त्वचा पे रोम यानी कि बाल दिख सकते हैं। लेकिन जनरल हम बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम जनरल बात करते हैं तो अनुपस्थित होते हैं। ठीक, अधस त्वचा दृढ़ोत्तकीय होती है। ठीक, कैसी होती है, स्क्लेरेंकाइमेटस होगी अधस त्वचा। भरण उत्तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वल्कुट अंतस त्वचा परिरंभ तथा मज्जा में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, सीधा सीधा काम है। सबसे पहला बाहरी त्वचा, अधस त्वचा दृढ़ोत्तकीय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीजें कुछ में मिलेगी कुछ में नहीं। और सीधे सीधे हमारा रंभ आ जाएगा, रंभ होता ही नहीं है, रंभ जैसी कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे क्या होंगे, सवन मंडल बिखरे बिखरे से आपको मिलेंगे कुछ इस तरह से। तो ना तो इसमें अंतस त्वचा है ना परिरंभ है, सब कुछ वल्कुट के अंदर बिखरा पड़ा है, और वो भी कितने ज्यादा, 6 से अधिक। ऐसा कुछ देखा था हमने, मैंने आपको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने के बहुत बहुत एंगल से अलग अलग डायग्राम बताया है, कटान वाला भी बताया है, ऐसा वाला भी बताया है, फुल वाला, कि आपको मैंने कहा भी था कि प्रैक्टिकल में आपको स्पॉटिंग में पहचानना पड़ेगा, तो तुरंत देख के बता सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप में अगर आपको बिखरे बिखरे से दिख रहे हैं इसका मतलब एक बीजपत्री है। नेक्स्ट है सहवन पुल, भरण उत्तक में बिखरे रहते हैं, रेंडमली स्प्रेडेड है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया, तरबूज में बीज बिखरे हुए हैं, आइसक्रीम पे चेरी बिखरी हुई है, उस तरह से। सहवन पुल संयुक्त बही फ्लोएमी तथा बंद होते हैं। ये तो सबसे बड़ी खासियत है कि इनके जो सहवन बंडल है वो कैसे रहेंगे, इनके जो सहवन बंडल है वो हमेशा अवर्धी रहेंगे, मतलब द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, कोजॉइंट तो दोनों में ही रहते हैं, आप द्विबीजपत्री में भी कोजॉइंट ही मिलते हैं। अब ये वर्ड बहुत बार आ गया है, क्या होता है कोजॉइंट, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। ठीक है, बही फ्लोएमी है, मतलब फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। ठीक, कोलेटरल जिसको कहते हैं। सहवन पुल के चारों ओर, ये फिर स्पेशलिटी है एक बीजपत्रियों की, दृढ़ उत्तक की पुलाच्छद पाई जाती है। ठीक है, हमने बात की थी कि इनके पास परिरंभ रंभ नहीं है, लेकिन इनके जो दृढ़ोत्तक है, इनके जो सहवन पुल है, उनके चारों ओर क्या पाई जाती है, एक दृढ़ोत्तकीय मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको पुलाच्छद कहते हैं। ठीक है, जिसमें मंड संग्रहित होता है ना, बंडल शीत, याद आ रहा है, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, बंडल शीत पाई जाती है। वही पुराना वाला ही एक तरह से हम रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट में। आप एक तरह से देख लो कि हम एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री को शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, एक एक लाइन में, वहां पे हमने पूरे पॉइंट लिखे थे। जाइलम वाहिकाएं वी व वाई के आकार में उपस्थित होती है। कुछ याद आया आपको फोटोग्राफ?
हमने जाइलम, मैंने आपको बोला था इसका जाइलम भयंकर दिखता है, याद आया आपको? ऐसी 2 आंखें और यहाँ पे एक बड़ा सा छेद और यहाँ पे नाक जैसा, मैंने कहा था ऐसा लग रहा है जोकर है ना। उसको हम क्या कह रहे थे कि वाई शेप का होता है। ये वाई शेप दिख रहा है, 2 गोले ऊपर एक नीचे, तो ये वाई शेप बनाता है। ये बात हमने वहाँ पे, अब कहीं पे वी शेप लिखा हो तो भी घबराना नहीं है, वी मान लो इसको, कोई वाई मानता है कोई वी, जिसकी जैसी श्रद्धा, ठीक है। जो जाइलम है वो वी आकार में व्यवस्थित रहता है ना, वो भयंकर वाला भूत जैसा जो डायग्राम था वही इसकी पहचान है, ठीक। अब बात कर लेते हैं द्विबीजपत्री तने की। एक बीजपत्री खत्म शॉर्ट में, अब द्विबीजपत्री के क्या लक्षण है, क्या हमें दिखेंगे तो हम समझेंगे कि ये द्विबीजपत्री है। बाहरी त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम होते हैं, वहां पे रोम नहीं थे, यहाँ पे 100% होंगे, ठीक है। और बहुकोशिकीय होंगे क्योंकि तने पे बहुकोशिकीय होते हैं, और जड़ों पे कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। अधस त्वचा स्थूल कोणोत्तकीय होती है। देखो वहां पे अधस त्वचा मिलेगी तो कैसी मिलेगी, दृढ़ोत्तकीय। यहाँ पे कैसी मिल रही है, स्थूल कोणोत्तक मिल रही है। उत्तक में फर्क है। अब दृढ़ोत्तक और स्थूल कोणोत्तक में फर्क पता है ना, अभी पढ़ा है हमने अंतर, कि स्थूल कोणोत्तक में किसकी थिकनिंग होती है, सेल्यूलोज या पेक्टिन की होती है, और दृढ़ोत्तक जो होता है उसमें लिग्निन होता है, लिग्निन। ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फर्क क्या रहेगा, सिर्फ जमाव का, कि इसमें किसका जमाव रहेगा, पेक्टिन का, सेल्यूलोज का, और इधर जमाव रहेगा लिग्निन का। ये फर्क याद रखना, जमाव दोनों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थूल कोणोत्तक मिलता है, और वो स्थूल कोणोत्तक अलग अलग प्रकार का है, हमने पढ़ा है। भरण उत्तक वलकुट अंतस्त्वचा मज्जा व मज्जा किरणों में विभेदित होता है, ठीक। वहां पे ये विभेदन नहीं था। यहाँ पे पुलाच्छद नहीं है, वहां पे पुलाच्छद थे। संवहन पुल 1 या 2 वलयों में व्यवस्थित होते हैं, या तो एक में होंगे ऐसे, और 6 से कम होंगे, ये एक वलय हो गई। अब अगर ज्यादा है, मान लो कि 6 से तो कम ही होने, 3 की 2 वलय बना दी, एक वलय ये हो गई और एक वलय बाहर की तरफ, ऐसे होंगे 6 से कम। यहाँ पे अब ज्यादा हो गए क्योंकि मैंने पहले ही बना के दूसरा बना दिया है, 6 से कम रहेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। संवहन पुल 1 या 2 वलयों में व्यवस्थित होते हैं। संवहन पुल संयुक्त उसके जैसे ही, बहिर्फ्लोएम उसके जैसे ही, उभय फ्लोएमी हो सकते हैं। वहां पे बहिर्फ्लोएमी मिलेंगे, मतलब फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर। यहाँ पे उभय फ्लोएमी, उभय फ्लोएमी क्या था, जिसमें बाहर भी फ्लोएम अंदर भी फ्लोएम और बीच में क्या मिलता है, जाइलम मिलता है। उभय फ्लोएमी, दोनों तरफ फ्लोएम, ठीक है। और खुले मिलते हैं, मतलब कि वर्धी, और वर्धी है तो इनमें क्या होगी, द्वितीयक वृद्धि होगी। जाइलम वाहिकाएं रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है, ठीक है। जाइलम वाहिकाएं, ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए तो बहुत डिटेल में आपको अंदर देखना पड़ेगा कि जाइलम वाहिकाएं रेखीय क्रम में है, मतलब प्रॉपरली अरेंज है। आप ये एक चीज जो लिख सकते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ 2 से 6 के बीच में संवहन बंडल होंगे, और वहां पे लिख सकते हैं 6 से अधिक, एक लाइन और ये आप ऐड कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी पौधे के भाग की अनुप्रस्थ काट में, ये भी आपके एनसीईआरटी का है, मतलब बुक के पीछे का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, एनसीईआरटी का है ये। और भाग की अनुप्रस्थ काट में निम्न शारीरिक रचनाएं दिखती हैं, कौन कौन सी। पहली है संवहन बंडल संयुक्त है। अब आपको यहाँ पे देखो बोला है कि तने का कोई भाग है, अब ये भाग हमें नहीं बताया है कि ये जड़ है या तना है, सिर्फ भाग बोला है। संयुक्त है, फैले हुए हैं, फैले हुए किस में होते हैं, यहीं से आपको पता चल गया होगा। फैले हुए मतलब बिखरे हुए, बिखरे हुए किस में होते हैं, एक बीजपत्री तने में, है ना। और संयुक्त तो दोनों में होते हैं, एक बीजपत्री में भी संयुक्त होते हैं, द्विबीजपत्री में, लेकिन ये वाली हिंट हमें एक बीजपत्री तने की तरफ ले जा रही है। इसके चारों ओर स्क्लेरेंकाइमी आच्छद होता है। अभी जस्ट बात करके आए हैं कि स्क्लेरेंकाइमी आच्छद, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पुलाच्छद कह रहे हैं, बंडल शीत कह रहे हैं, किसमें होती है,
ये भी किस ओर ले जा रहा है आपको, ये भी आपको ले जा रहा है एक बीजपत्री तने की ओर। अब आप बोलेंगे मैम आपको कैसे पता ये तना है, जड़ भी तो हो सकती है। ये भाई दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। संयुक्त प्रकार के जड़ों में हमेशा, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो, अरीय प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं। और जड़ और तने में यही फर्क भी है, जब हम अंतर लिखते हैं तो ये अंतर लिखा जाता है, ठीक है, कि जड़ में अरीय पाए जाते हैं जबकि तने में संयुक्त पाए जाते हैं। तो यहां से तो हमें फर्क पता चल गया कि है तो तना। अब फर्क क्या करना है कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। फैले हुए हैं मतलब बिखरे हुए हैं तो एक बीजपत्री, और हमारी शक को जो है वो यकीन में बदलने का काम इसने कर दिया, स्क्लेरेंकाइमा अच्छद, और वो सिर्फ एक बीजपत्री में होते हैं, यानी कि पुलाच्छद बंडल शीत। और पढ़ लेते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। चलो एक बात के लिए मान लो ये आपको नहीं पता, लेकिन ये तो आपको एक बीजपत्री की तरफ ही लेकर जा रहा है, ठीक है। एक बीजपत्री में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता या न के बराबर होता है। चलो आंसर मिल जाएगा। आप कैसे पहचानेंगे कि ये किसका है, यानी कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया नहीं है ना, तना है जड़ है, तो डायरेक्ट पूछा है किसका क्या है, ठीक है। चलो ये आंसर है जो मैंने आपको बता ही दिया है। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना में संवहन मंडल भरण उत्तक में बिखरे रहते हैं, क्योंकि उसने फैला हुआ बोला है। इसमें संवहन मंडल संयुक्त होते हैं, अवर्धी होते हैं। हालांकि वहां पे अवर्धी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बंद प्रकार के होते हैं, पर हमने ये अलग से ऐड कर दी है इसमें। संवहन मंडल के चारों ओर स्क्लेरेंकाइमी बंडल आच्छद, जिसको हम बंडल शीत कहते हैं, पाई जाती है। फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा का अभाव होता है। तो हमने ये पहचान लिया। अतः सूक्ष्मदर्शी में दर्शाया गया पौधे का भाग एक बीजपत्री तना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा सकता है, आपको डायग्राम दे दे, क्योंकि इसने कहा सूक्ष्मदर्शी में देखो, कहाँ दिख रहा है आपको, आप तो थ्योरेटिकल पेपर लिख रहे हो। आपको इसको घुमा के ऐसे दिया जा सकता है, आपको फोटोग्राफ दे दिया जाए और पूछ लिए ये किसका है, तो पहचान लोगे फोटोग्राफ से, तो इजी है। बिखरे हुए दिखे, 6 से ज्यादा दिखे, भरण उत्तक में डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखे, एक बीजपत्री तना है, ठीक है। संयुक्त प्रकार के मिल जाए तो तने और जड़ में फर्क पता चल जाएगी। चलो तो ये हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये भी बुक का ही है। जाइलम और फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहते हैं। अब बच्चे बड़े परेशान, मैम ने तो बताया ही नहीं। मैम ने बताया था कि जटिल उत्तक के अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं, लेकिन ये जटिल उत्तक है क्यों, ये तो बताया ही नहीं मैम ने। अच्छा, जटिल उत्तक जब हमने पढ़ा था तो मैंने वहां पे जटिल उत्तक की परिभाषा लिखवाई हुई है। क्या कि जटिल उत्तक वो उत्तक होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। तो जब जाइलम जटिल उत्तक है, इसका मतलब वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और यही यहाँ पर चेपना है। सेम आंसर, बस वही चीज है कि आपको ऐसा लगता है बुक के पीछे, अरे ये तो मैम ने कराया ही नहीं, अरे मैंने ये तो कराया ही नहीं, अरे ये तो आया ही नहीं। सब आया हुआ है, बस थोड़ा सा ब्रेन यूज करना होता है वहां पे, ठीक है। सर हर चीज डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी, क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। और 11th में देखो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 11th में देखो स्कूल लेवल पे एग्जाम होता है, तो स्कूल की दादागिरी चलती है, वो क्वेश्चन को किसी भी तरह से दे सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुक के पीछे के क्वेश्चन देते हैं, कुछ अच्छा टीचर होता है वो आगे की प्रिपरेशन के हिसाब से घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है ना, अच्छे से मिला जुला के तगड़ा वाला पेपर बनाता है। तो हमें सब तरह से तैयार रहना है। जटिल उत्तक, ये उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सब कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में संगठित होकर काम करती है। जाइलम तथा फ्लोएम ऐसे ही उत्तक हैं और इसीलिए ये जटिल उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट से लेकर आपके स्कूल लेवल तक, और ये भी आपकी बुक में है पीछे, परिचर्म। और मैंने आपको एक और वर्ड बताया है इसका, परित्वक। ये दोनों आपको याद करना है, ठीक है। वर्ड द्विबीजपत्री तने में परिचर्म कैसे बनता है,
2 बार डिस्कस कर चुके हैं हम। एक बार जब हमने द्वितीयक वृद्धि पढ़ी थी तब भी, इसके पहले वाला जो हमने लेक्चर किया था वहां पे भी 2 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, और तीसरी बार आज फिर करेंगे। इसलिए आप समझ सकते हो कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। मैम इसको 3 बार पढ़ा रही है। परिचर्म यानी कि पेरिडर्म कार्क एधा की जीवित मृदुतक कोशिकाओं से विकसित होता है। ठीक है, कार्क एधा जिसको काकजन कहते हैं और इसी को हम फैलोजन कहते हैं इंग्लिश में, की कोशिकाएं विभाजित होकर, अब आपको लिखवा दिया है मैंने प्रॉपर मैनर में ताकि आप जो मैं बोलती हूँ उसको अच्छे से ढंग से मैनर में लिख सके। ठीक है, काकजन कोशिकाएं, काकजन कोशिकाएं किसको कह रहे हैं? कार्क एधा को, जिसको फैलोजन भी कहते हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर परिधि की ओर सुबेरिन युक्त कोशिकाएं बनाती है, जिसे कार्क स्तर यानी कि फैलम कहते हैं। मैंने आपको कहा था आप इसका सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाहर की ओर यानी कि परिधि की ओर तो क्या बना रही है? ये मृदुतकीय कोशिकाएं बना रही है। अब मैं बीच का कुछ नहीं बना रही, इसी को हम फैलम कह रहे हैं। फैलम मतलब कॉर्क या कार्क। ठीक, फिर केंद्र की ओर क्या बनाती है? कार्क एधा भीतर की ओर यानी कि केंद्र की ओर मृदुतकीय कोशिकाएं, जिसे द्वितीयक वल्कुट यानी कि फैलोडर्म कहते हैं। ठीक है, परिधि की ओर क्या बना रही है? फिर से उस डायग्राम पे चले जाओ, हम ये तीसरी बार समझ रहे हैं, फिर से मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है, इसलिए अंदर की ओर भी मृदुतक कोशिकाएं बनाती है, इसको बोलते हैं द्वितीयक वल्कुट, और इंग्लिश में इसे या साइंस की लैंग्वेज में फैलोडर्म, और इंग्लिश में सेकेंडरी वल्कुट। और बीच में क्या है? येलो वाली, बीच में ये येलो वाली है एधा। कौन सी एधा? कॉर्क एधा, जो द्वितीयक वृद्धि की टाइम बनती है। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? फैलोजन। सीक्वेंस याद रखेंगे, फैलम सबसे बाहर, बीच में फैलोजन और अंदर की तरफ फैलोडर्म। ये फैलोजन ही विभाजित होकर परिधि की ओर फैलम, केंद्र की ओर फैलोडर्म बनाती है। और इन तीनों को कॉमन फॉर्म में हम क्या कहते हैं? परिचर्म यानी कि पेरिडर्म। चलिए, फैलम यानी कि जो कार्क है, कार्क एधा तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स को सामूहिक रूप से पेरिडर्म यानी कि परिचर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परिचर्म। बात खत्म हो गई। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, मैथ्स पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। परिचर्म इक्वल्स टू, सीक्वेंस के साथ लिखना है इसको ताकि आपको सीक्वेंस भी याद हो जाए साथ में। सबसे पहले फैलम, जिसको हम कॉर्क कह रहे हैं। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कार्क हिंदी में है, इंग्लिश में कॉर्क है ये। ठीक, प्लस बीच में क्या आती है? कॉर्क एधा, जिसके विभाजन से आगे पीछे वाली बनी है, जिसको हम कह रहे हैं फैलोजन, प्लस द्वितीयक वल्कुट, जिसको हम कह रहे हैं फैलोडर्म। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, इसके विभाजन से केंद्र की ओर ये, परिधि की ओर ये। ठीक, तो इसके साथ आज जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है इस आज के में भी, और जो ऐप पर मैंने स्पेशल क्लास डाली हुई है उसमें भी। अब कुछ नहीं बचता है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं मैम क्वेश्चंस करवाओ। देखो, बुक के पीछे के क्वेश्चन करवाना मतलब आपने देखा हमने एक तरह से चैप्टर रिवाइज किया है, कुछ भी नहीं किया। तो अगर हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमें वापस से वही चैप्टर जो है पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा तो हम करेंगे तो शायद 22 चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में है वो इस साल तो नहीं हो पाएंगे। ठीक, चलिए, तो बायो में थोड़ा बहुत हमें
पूरा चैप्टर लर्न करने की आदत और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ठीक है, तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई कहानियों के साथ अगले वीडियो।